हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। करंट अफेयर चल रहा फरवरी 2022 का। ठीक है, पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पिछली वीडियो देख के समझ आ गया होगा कि जो फरवरी महीने का में जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं वो क्या क्या रहे हैं, परीक्षा की दृष्टि से कौन सा महत्वपूर्ण होगा, परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग अपने दिमाग में बैठा लिए होंगे पिछली वीडियो को ही देख के। उसी का आज दूसरा भाग है। करीब 5 भाग में ये पीडीएफ कंप्लीट होगी और फरवरी महीने का जो समसामयिक घटनाक्रम है वो 5 भागों में ही बन पाएगा। छोटी छोटी वीडियो रहेगी, ठीक है। तो इससे बेनिफिट ये भी रहेगा कि आप उबेंगे नहीं, सुनेंगे पूरी बात, है ना। तो कुल मिला के आज का जो पोर्शन है इसका दूसरा भाग का में जो देखेंगे उसमें हम हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 से शुरुआत करेंगे। तो हुरून इंडिया से शुरुआत करें इससे पहले फिर से बता देते हैं कि जो परीक्षा होने वाली है, बिहार पीसीएस है, उत्तराखंड पीसीएस है, मध्य प्रदेश पीसीएस है और भी जून में जो एग्ज़ाम्स होंगे यूपी पीसीएस यूपीएससी, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। पिछली परीक्षाओं से ये सीख मिली है कि अच्छा प्रदर्शन रहा है इस मैगज़ीन का, ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि आपके जो परीक्षा में जो भी प्रश्न आएंगे एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा, ठीक है। फिसलेंगे नहीं वो, आप उसको करके आएंगे सही। तो हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 दुनिया की सबसे बड़ी समृद्ध सूची संकलक है। हुरून रिपोर्ट ने हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 जारी किया। कौन सा दूसरा संस्करण है भाई। इसके अनुसार भारत में डॉलर करोड़पति परिवारों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 11% बढ़ गई है, अब हो गई है 4,58,000। इन परिवारों की कुल संपत्ति से कम 7 करोड़ रुपए, ठीक है। भारतीय डॉलर करोड़पति परिवारों की संख्या अगले 5 वर्षों में 2026 तक की बात करें तो 6 लाख घर तक पहुंचने के लिए 30% की वृद्धि का अनुमान है। 20,300 करोड़पति घरों के साथ मुंबई भारत की करोड़पति राजधानी बन गई है। इसके बाद दिल्ली का नंबर है, फिर आता है कलकत्ता का नंबर, ठीक है। हुरून रिपोर्ट क्या है भाई। यह रिपोर्ट भारत, चीन, फ्रांस, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, लग्जमबर्ग में उपस्थित के साथ 98 में लंदन में स्थापित एक प्रमुख शोध लग्जरी प्रकाशनों कार्यक्रम समूह है। हुरून रिपोर्ट विश्व स्तर पर अमीरों की सूची का सबसे बड़ा संकलन करता है। किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए घर घर वितरण अभियान मेरी पॉलिसी मेरे हाथ शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत है, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, ठीक है, याद रखना। अभियान का उद्देश्य है कि यह सुनिश्चित करना है कि भाई सभी किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी नीतियों, भूमि अभिलेखों, दावे की प्रक्रिया, शिकायत निवारण के बारे में संपूर्ण जानकारी से अच्छी तरह अवगत हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है फिर। इसकी शुरुआत हुई थी 18 फरवरी 2016 को मध्य प्रदेश के सीहोर से। ध्यान रखना 6 वर्ष पूरा हुआ है, 6 साल पूरा हुआ भी अभी फरवरी में ही। इस योजना ने आगामी खरीफ 2022 सीजन के साथ अपने कार्यान्वयन में के 7वें वर्ष में सफलतापूर्वक प्रवेश लिया है। यह भारत सरकार की एक प्रमुख योजना। उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल के नुकसान क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो स्टेटमेंट के रूप में याद रखना उद्देश्य क्या है इसका। इसके तहत 36 करोड़ से अधिक किसानों का बीमा किया गया है। 4 फरवरी 2022 तक इस योजना के तहत 1,07,059 करोड़ रुपए से अधिक के दावों का भुगतान भी किया जा चुका है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2022 क्या है इसमें कि पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2022 की अधिसूचना की घोषणा की है। इसमें प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत प्लास्टिक पैकेजिंग को लेकर विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व पर दिशा निर्देशों के बारे में अधिसूचित किया गया है, ठीक है।
प्रमुख बिंदु ध्यान में रखें तो विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व संबंधी दिशा निर्देशों को सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी चीज़ों पर पाबंदियों के साथ जोड़ा गया है। उल्लेखनीय यह है कि सिंगल यूज प्लास्टिक कम उपयोगी होता है और उसका कचरा बहुत जमा होता है। ठीक है, दिशा निर्देशों में एक ऐसा प्रारूप तैयार किया गया जिससे प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की चक्रीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और प्लास्टिक के नए विकल्पों के विकास को प्रोत्साहन भी मिलेगा। ठीक, प्लास्टिक कचरे पर अंकुश लगाने के लिए कुछ अन्य भी पहले हैं भारत सरकार की। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट, स्वच्छ भारत मिशन, प्रोजेक्ट रिप्लान, गोलेटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, अन प्लास्टिक कलेक्टिव। ठीक है, तो ये कुछ प्लान है भाई। नोट के रूप में ध्यान रखना है कि भारत में सालाना 3.4 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। यूएनडीपी का माने तो यूएनडीपी का जो लक्ष्य है वो 2024 तक भारत के 100 शहरों में उनके प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को लगभग तिगुना करना है। ठीक, मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन बायो सीएनजी संयंत्र, मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा होगा गोवर्धन बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया। इन्होंने किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ठीक है, प्रमुख बिंदु याद रखना है कि इन्होंने बताया कि आने वाले 2 वर्षों में 75 बड़े नगर निकायों में गोवर्धन बायो सीएनजी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे और यह अभियान भारतीय शहरों को स्वच्छ बनाने, प्रदूषण रहित बनाने और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में लंबा सफर तय करेंगे। पृष्ठभूमि ध्यान में रखें तो वही नगर निगम ठोस कचरा आधारित गोवर्धन संयंत्र स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहर बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। ये मिशन को अपशिष्ट से धन और वित्तीय अर्थव्यवस्था के व्यापक सिद्धांतों के तहत संसाधन वसूली को अधिकतम करने के लिए लागू किया जा रहा है। दोनों का उदाहरण इंदौर बायो सीएनजी संयंत्र में है। गोवर्धन योजना क्या भाई? पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, ध्यान रखना कौन मंत्रालय है, 30 अप्रैल 2018 को गोवर्धन गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस फंड योजना शुरू की है। इसी के तहत गोबर और खेतों के ठोस कचरे को खाद और ईंधन जैसे बायोगैस बायो सीएनजी में बदला जाएगा। नोट के रूप में ध्यान रखना है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त रेलवे लाइनों को राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक, जल जीवन मिशन के तहत देश के 100 जिले हर घर जल से जुड़े हैं। कितने? 100 शहर हैं भाई। चर्चा में क्यों रहा कि 16 जनवरी 2022 को 9 करोड़ से अधिक घरों में नल का साफ पानी पहुंचाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने के बाद जल जीवन मिशन ने देश के 100 जिलों के हर घर में नल का पानी पहुंचाकर और मील का पत्थर हासिल किया। हिमाचल प्रदेश का आकांक्षी जिला है चंबा, जो कि देश का 100वां हर घर जल जिला बन गया। क्या नाम है? चंबा, हिमाचल प्रदेश में है। और चंबा हर घर जल बनने वाला 5वां आकांक्षी जिला है। 5वां आकांक्षी जिला है, वैसे 100वां जिला है। ठीक है, जल जीवन मिशन क्या भाई? इसकी घोषणा 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। उद्देश्य था 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना। 15 अगस्त 2019 को मिशन की घोषणा के समय 19.27 करोड़ घरों में से केवल 3.23 करोड़ मतलब 17% घरों में नल के पानी के कनेक्शन थे। इससे संबंधित भारत सरकार की कुछ और पहल है, जैसे राष्ट्रीय जल मिशन है, जल क्रांति अभियान है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम है, जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, नीति आयोग, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अंतर संचालन योग्य आपराधिक न्याय प्रणाली, ये छोड़िए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है विशेष। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना, रूसा आ जाए तो नाम याद रखना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान नाम है पूरा। ठीक है, सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को 31 मार्च 2026 या अगली समीक्षा तक, जो भी पहले हो, जारी रखने की मंजूरी दे दी है। कब? या 2026 तक या अगली समीक्षा जब होगी तब तक। इसमें 12,929.16 करोड़ रुपए का खर्च शामिल होगा। इसमें केंद्र का हिस्सा होगा 8120.97 करोड़ और राज्यों का होगा 4808.1119 करोड़ रुपया। ठीक है, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान क्या है भाई? रूसा एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह व्यापक योजना समानता, पहुंच, उत्कृष्टता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का वित्त पोषण करने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। लॉन्च वर्ष कब था? 2000 का
2013 में रूसा ने के नए चरण का लक्ष्य सुविधा से वंचित क्षेत्रों में, कम सुविधा वाले क्षेत्रों, दूर दराज में, मतलब इन सब में क्या है कि पहुंचाना है लाभ इन सबको, ठीक है। इसके नए चरण के तहत लैंगिक समावेशन, समानता संबंधी पहल, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल उन्नयन के माध्यम से रोजगार पाने की संभावना बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जाएगी। आगे है नवोन्मेषी विकास के माध्यम से कृषि को सराहनीय बनाने के लिए जल विभाजक क्षेत्र का कायाकल्प योजना है रिवार्ड योजना। तो रिवार्ड योजना क्या भाई कि भारत सरकार, ध्यान रखना, भारत सरकार है, कनाडा और उड़ीसा राज्य सरकार और विश्व बैंक भी इसमें शामिल है, 115 मिलियन डॉलर के नवोन्मेषी विकास के माध्यम से कृषि को सराहनीय बनाने के लिए जल विभाजक क्षेत्र का कायाकल्प मतलब रिवार्ड योजना परियोजना का हस्ताक्षर किया उन्होंने। प्रमुख बिंदु ध्यान रखें, राष्ट्रीय और राज्य संस्थानों को जल विभाजक क्षेत्र प्रबंधन के बेहतर तौर तरीकों को अपनाने में मदद करेगा। इससे जलवायु परिवर्तन के प्रति किसानों की सहनीयता को बढ़ाने में मदद मिलेगी और अधिक उत्पादन, बेहतर आय को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत सरकार 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर अनुपजाऊ भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और 2023 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। दुनिया के सबसे बड़े जल विभाजक क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रमों में से एक को भारत में लागू किया जा रहा है, ठीक है। आगे क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की अध्यक्षता के लिए G20 सचिवालय की स्थापना को मंजूरी दी है, ठीक है। ध्यान रखना इसको कि यह भारत की आगामी G20 की अध्यक्षता के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक समग्र नीतिगत निर्णयों और व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगी। प्रमुख बिंदु ध्यान रखें, 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा भारत। अध्यक्षता के इस कार्यकाल का समापन होगा 2023 में भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के साथ। G20 क्या है भाई, यह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। सदस्य विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 80% से अधिक, वैश्विक व्यापार का 75% और ग्रह की आबादी का 60% हिस्सा है। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि जीडीपी का, विश्व के जीडीपी का 80% है, वैश्विक व्यापार का 75%, आबादी जो है 60%। G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। 19 देश कौन से भाई, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूसी संघ भी इसमें है, सऊदी अरब है, दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूके और यूएसए इसमें शामिल है। इन देशों को ध्यान रखना कौन कौन से इसमें शामिल है, कौन से नहीं है, ठीक है। भारत और इस्लामिक सहयोग संगठन, अगला देखते हैं। भारत और इस्लामिक सहयोग संगठन क्या है, हाल ही में भारत ने सांप्रदायिक विचारों और निहित स्वार्थों द्वारा अपहरित होने के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन की आलोचना की और जिसमें मुस्लिम छात्राओं को कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब नहीं पहनने के लिए कहे जाने के मुद्दे पर OIC ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से आवश्यक उपाय अपनाने का आह्वान किया है। प्रमुख बिंदु क्या है कि OIC ने भारत से आग्रह किया कि वह मुस्लिम समुदाय की जीवन शैली के तरीकों की रक्षा करते हुए उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करे। OIC के बयान पर भारत ने क्या कहा कि वह एक लोकतांत्रिक देश है और देश के भीतर मुद्दों को संवैधानिक ढांचे, तंत्र के साथ साथ लोकतांत्रिक लोकाचार नीति, राजनीति के अनुसार हल किया जाता है। इस्लामिक सहयोग संगठन क्या भाई, संयुक्त राष्ट्र के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बहुपक्षीय निकाय है ये। इसमें 57 सदस्य हैं जिनमें सभी इस्लामिक देश या मुस्लिम बहुसंख्यक सदस्य में शामिल हैं। मुख्यालय इसका जद्दा में है। जद्दा कहाँ है, सऊदी अरब में है। भारत और OIC क्या है भाई, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुस्लिम समुदाय वाले देश के रूप में भारत को 1969 में रबात में संस्थापक सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, लेकिन पाकिस्तान के इशारे पर अपमानजनक तरीके से भारत को बाहर कर दिया गया 1969 में, ध्यान रखना। लेकिन भारत कई कारणों से दूर रहा, जिनमें से कम यह नहीं था कि एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में वह धर्म पर आधारित संगठन में शामिल नहीं होना चाहता था। 2019 में भारत ने OIC के विदेश मंत्रियों की बैठक में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की थी। कब की थी, 2019 में। तो ध्यान रखना इसको। क्षमता विकास योजना क्या है भाई, मंत्रिमंडल ने व्यय वित्त समिति की सिफारिशों और वित्तीय सीमा आदि के अनुपालन के अधीन क्षमता विकास योजना को 31 मार्च 2026 तक या अगली समीक्षा तक जो भी पहले होगा जारी रखने की मंजूरी दे दी। 15 वित्त आयोग के चक्र के दौरान इस योजना को जारी रखने के लिए स्वीकृत परिव्यय 3179 करोड़ रुपया है। याद रखना, यह जो
योजना है सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। उद्देश्य है विश्वसनीय, समग्र पर आधारित आधिकारिक आंकड़ों की उपलब्धता को संभव बनाने के लिए बुनियादी ढांचे, तकनीकी के साथ श्रमशक्ति संबंधी संसाधनों को बढ़ाना है। इस योजना में क्या है, क्षमता विकास योजना, 2 उप योजनाएं हैं अर्थात सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता और एक आर्थिक गणना शामिल है। मंत्रालय के कुछ प्रमुख सांख्यिकी आंकड़े हैं जैसे कि सकल मूल्य वर्धन, सकल मूल्य उत्पाद, निजी अंतिम उपभोग व्यय, मतलब ये सब हैं। आपको ये आप इकोनॉमिक्स में पढ़े हुए होंगे। ठीक है, चलिए। विद्युत मंत्रालय ने हरित हाइड्रोजन हरित अमोनिया नीति अधिसूचित किया है। किसने? विद्युत मंत्रालय ने। हरित हाइड्रोजन हरित अमोनिया नीति किसने? विद्युत मंत्रालय ने। तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन क्या है भाई? प्रधानमंत्री ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है। ठीक है, ध्यान रखना। मिशन का उद्देश्य सरकार को अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने और भारत को हरित हाइड्रोजन हब बनाने में सहायता करना है। इसमें 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के संबंधित विकास में मदद मिलेगी। हाइड्रोजन और अमोनिया क्या है भाई? जीवाश्म ईंधन को बदलने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके इन ईंधनों का उत्पाद, जिसे हरित हाइड्रोजन हरित अमोनिया कहा जाता है, राष्ट्र की पर्यावरण दृष्टि से स्थायी ऊर्जा सुरक्षा की प्रमुख आवश्यकताओं में से एक है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका। 2 पहिया वाहनों पर बच्चों के लिए सरकार के नए नियम आए हैं। तो कौन से नियम आए भाई? ये नियम छोड़िए। ठीक है, चलिए आगे क्या है, नवभारत साक्षरता कार्यक्रम, ये देख लेते हैं। ठीक है, सरकार ने वित्त वर्ष 22 से 27 के लिए प्रौढ़ शिक्षा की एक नई योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दी है। सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 21-22 की बजट की घोषणाओं के अनुरूप वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए वित्त वर्ष 2022 से 27 के लिए न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दी है। देश में प्रौढ़ शिक्षा का नाम बदलकर अब हो गया सभी के लिए शिक्षा। ठीक है, रखा गया, नाम याद रखना। इसका उद्देश्य क्या है? न केवल आधारभूत साक्षरता संख्यात्मकता प्रदान करना, बल्कि 21वीं सदी के नागरिक के लिए आवश्यक अन्य घटकों को भी शामिल करना, जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल विकास, बुनियादी शिक्षा, सतत शिक्षा। यहाँ सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को 15 वर्ष, उससे अधिक आयु के 15 वर्ष याद रखना, और अधिक आयु के गैर साक्षर लोगों को कवर किया जाएगा। ठीक है। 22 से 27 के लिए आधारभूत साक्षरता संख्यात्मकता का लक्ष्य राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NCERT, ध्यान रखना, NCERT NIOS के सहयोग से ऑनलाइन अध्यापन शिक्षण मूल्यांकन प्रणाली OTLS का उपयोग करके प्रतिवर्ष 1 करोड़ की दर से 5 करोड़ शिक्षार्थियों का लक्ष्य रखा गया है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का अनुमानित कुल परिव्यय है 1037.90 करोड़ रुपया, जिसमें वित्त वर्ष 22 से 27 के लिए क्रमशः 700 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा और 337.90 करोड़ रुपए का राज्य का हिस्सा इसमें शामिल होगा। नाम बदल के रख दिया गया सभी के लिए शिक्षा। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। एक आंकड़ा है, ध्यान रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 15 वर्ष उससे अधिक आयु वर्ग में गैर साक्षर कुल संख्या है 25.76 करोड़, पुरुष हैं 9.08 करोड़, महिला है 16.68 करोड़। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, विमुक्त जनजातियों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण की योजना है। विमुक्त जनजातियों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण की योजना। केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने विमुक्त डिनोटिफाइड घुमंतु अर्धघुमंतु समुदायों के कल्याण के लिए विमुक्त जनजातियों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण की योजना का शुभारंभ किया है। तो ये है क्या भाई? विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु समुदाय ये सबसे अधिक उपेक्षित, हाशिए पर, आर्थिक तथा सामाजिक रूप से वंचित समुदाय है। इनमें अधिकांश पीढ़ियों से निराश्रित जीवन जी रहे हैं, अभी भी अनिश्चित अंधकारमय भविष्य के साथ ऐसा ही कर रहे हैं ये। ठीक है, तदनुसार इन समुदायों की समस्याओं को देखने के लिए पहली NDA सरकार के दौरान अक्टूबर 2003 में पहला आयोग लाया गया था। ध्यान रखना, रैंक आयोग की स्थापना रैंके आयोग की स्थापना हुई है 2008 में, नाम याद रखना। राष्ट्रीय आयोग का गठन हुआ 2015 में। विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु जनजातियों के लिए भीकू रामजी इदते की अध्यक्षता, भीकू रामजी
अईदते कौन है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने 2019 में DNT SNT NT के लिए विकास कल्याण बोर्ड की स्थापना की है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय न्यू फ्रंटियर्स नवीकरणीय ऊर्जा पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया, ये हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, ये नहीं देखना इसमें। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में उद्घाटन भाषण दिए हैं। तो 16 फरवरी 2022 को हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन टेरी का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। याद रखना है, इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय जो रहा है वो है टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लैनेट एंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। परिस्थिति अनुकूल ग्रह की ओर सतत और समतावादी भविष्य को सुनिश्चित करना विषय है। ठीक है, यह सम्मेलन कैसा है? इसमें जलवायु परिवर्तन, सतत उत्पादन, ऊर्जा संक्रांति, वैश्विक साझा संसाधन, उनकी सुरक्षा जैसे बृहद विषयों पर चर्चा भी होगी इसमें। ठीक है ना। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1972 में आयोजित स्टॉकहोम सम्मेलन से ही निरंतर पिछले 50 वर्षों में बहुत कुछ कहे जाने के बावजूद अब तक इस दिशा में बहुत कम काम किया गया है। भारत की अन्य पहल है, उज्ज्वला योजना है, PM कुसुम योजना है, LED बल्ब वितरण योजना है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड परियोजना भी है। ठीक है, विश्व की 2.4% भूमि पर भारत में दुनिया की प्रजातियों का लगभग 8% हिस्सा मौजूद है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। ABPMJAY के कार्यान्वयन के लिए डेटाबेस को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थी डेटाबेस के साथ एकीकरण किया गया। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, इसमें क्या भाई। चलिए, चर्चा में क्यों रहा? चर्चा में इसलिए रहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री, ध्यान रखना, जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के साथ अनिवार्य किया गया है। ठीक है ना। इसमें माध्यमिक और तृतीयक देखभाल से संबंधित अस्पताल में भर्ती के लिए 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। 2011 की सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर ABPMJY के तहत 74 करोड़ लाभार्थी परिवारों की पहचान की, जो क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 6 अभाव और 11 व्यावसायिक शर्तों पर हैं। NHA ने अन्य बातों के साथ साथ लाभार्थी जागरूकता अभियान, लाभार्थी डेटाबेस संवर्धन आदि सहित योजना के कार्यों से जुड़े विभिन्न पहलुओं को मजबूत करने के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने वाले विभिन्न मंत्रालयों के साथ सहयोग किया है। ठीक है, SECC 2011 से ABPMJY के अधिकांश लाभार्थी भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल के तहत लाभ के पात्र हैं। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण क्या है भाई? NHA भारत की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा आश्वासन योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय स्तर पर PMJY को लागू करने के लिए NHA की स्थापना की गई है। ध्यान रखना, स्टेटमेंट के रूप में राज्यों में SHA और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों को एक सोसाइटी या ट्रस्ट के रूप में योजना के कार्यान्वयन पर पूर्ण परिचालन स्वायत्तता के साथ स्थापित किया गया है, जिसमें गैर SECC लाभार्थियों को कवरेज प्रदान करना शामिल है। इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, याद रखना भैया, 1860 के तहत एक स्वायत्त इकाई के रूप में गठित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने कच्चे पाम तेल के कृषि उपकर को घटाया है। तो इसमें देख लेते क्या भाई, कच्चे पाम तेल पर कृषि उपकर को 5% से घटाकर 5% कर दिए हैं। इसमें क्या है देख लेते, चलिए अभी पता चल जाएगा। कृषि उपकर में कमी के बाद से कच्चे पाम तेल रिफाइंड पाम ऑयल के बीच आयात पर अंतर बढ़कर 25% हो गया। ऐसे पहले खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए एक अन्य कदम में कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन ऑयल, कच्चे सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क की वर्तमान मूल्य दर को 30 सितंबर 2022 तक बढ़ाना भी शामिल है। ठीक है, नोट के रूप में हमें याद रखना है, पहले ये देख लेते हैं कि उपरोक्त कदम सरकार द्वारा किए गए पहले के उपायों को और आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि भंडार सीमा आदेश दिनांक 3 फरवरी 2022, जिसके द्वारा सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 55 के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम कब आया? 55 में 30 जून 2022 तक की अवधि के लिए खाद्य तेलों तिलहनों पर भंडारण करने की सीमा निर्धारित की थी।
नोट के रूप में याद रखना है कि अगस्त 2021 में सरकार ने खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम योजना की घोषणा की। कब? अगस्त 2021 में। ठीक है ना। कृषि उपकरण के बारे में देख लें, उपकर के बारे में। तो उपकर एक ऐसा विशेष प्रयोजन है, कर है, जो मूल्य दरों पर अतिरिक्त रूप से लगाया जाता है। कृषि अवसंरचना विकास उपकर एक ऐसा कर है जो सरकार कृषि उपज के वाणिज्यिक उत्पादन पर लगाती है। तो दोनों में अंतर है, दोनों पॉइंट याद रखने हैं। उपकर क्या होता है, कृषि अवसंरचना विकास उपकर क्या होता है ना। चलो आगे देखते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया अंतरिम व्यापार समझौता और FTA क्या है इसमें। भारत ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की मार्च 2022 में एक अंतरिम व्यापार समझौता और उसके 12 से 18 महीने के पश्चात व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता CECA करने को तैयार है। एक व्यापक FTA मुक्त व्यापार समझौते के निष्कर्ष से पहले दो देशों व्यापारिक ब्लॉकों के बीच कुछ सामानों के व्यापार पर टैरिफ को उदार बनाने के लिए एक अंतरिम या अर्ली हार्वेस्ट व्यापार समझौते का उपयोग किया जाता है। ठीक है। भारत ऑस्ट्रेलिया के व्यापार संबंधों पर क्वाड का प्रभाव है। तो भारत ऑस्ट्रेलिया दोनों अमेरिका और जापान के साथ क्वाड चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता के सदस्य हैं। ऑस्ट्रेलिया ने उल्लेख किया है कि उसके पास पहले से ही अमेरिका जापान दोनों के साथ FTA थे और भारत के साथ एक समझौते की घोषणा के बाद सभी 4 देश क्वाड के देशों के भीतर आर्थिक सहयोग के लिए एक रूपरेखा का निर्माण शुरू कर सकते हैं। वर्तमान में भारत द्वारा अन्य मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत हुई। भारत वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के अलावा याद रखना भाई UAE, ब्रिटेन, कनाडा, यूरोपीय संघ, इजराइल के साथ FTA पर बातचीत करने की प्रक्रिया में है। 2022 की पहली छमाही में UAE और UK के साथ एक अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट भी पूरा करना चाहता है भारत। ठीक है। नोट के रूप में याद रखना है, इससे पहले भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने औपचारिक रूप से सप्लाई चेन रेजिलिएशन इनिशिएटिव लॉन्च किया था। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, सप्लाई चेन रेजिलिएशन इनिशिएटिव। सुरक्षा खतरे की चिंताओं पर सरकार ने 54 चीनी ऐप्स प्रतिबंध कर दिए। ठीक है। तो 54 चीनी ऐप बंद भी है। 4 धाम परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट के पैनल के अध्यक्ष रवि चोपड़ा ने इस्तीफा दे दिया। ये पॉइंट ऐसे ही ध्यान रखना। ठीक है। किसने इस्तीफा दिया था। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। भारत में जापानी औद्योगिक टाउनशिपों के तहत होने वाली प्रगति की वार्षिक समीक्षा करने के लिए भारत के उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग, जापान के अर्थव्यवस्था व्यापार उद्योग मंत्रालय के बीच एक संयुक्त बैठक आयोजित होगी। यह भी ध्यान देना है कि भैया इस वर्ष भारत जापान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ है। ये दोनों देशों ने अप्रैल 1952 में राजनीतिक संबंध स्थापित किए थे। कब? 1952 में 70वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ठीक। तो ये हमें ध्यान रखना है। उल्लेखनीय है कि जापान औद्योगिक टाउनशिपों को भारत जापान निवेश व्यापार संवर्धन एशिया प्रशांत आर्थिक एकीकरण के लिए कार्य विषय के अनुपालन में स्थापित किया गया है। इस पर जापान के METI और भारत के PDPIIT ने अप्रैल 2015 में हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। जापान औद्योगिक टाउनशिपों का विकास करने के लिए कदम उठाए जाएं, खासतौर से दिल्ली, मुंबई औद्योगिक गलियारा, चेन्नई, बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा क्षेत्रों में। लक्ष्य भारत में निवेश करने के लिए जापान को सहयोग करना है। जापान एकमात्र ऐसा देश है, याद रखना है, कि जिसने पूरे भारत में देश केंद्रित औद्योगिक टाउनशिप समर्पित की है। वर्तमान में देखा जाए तो 114 जापानी कंपनियां हैं JIT में। ठीक है। भारत में 5वें सबसे बड़े निवेशक होने के नाते 5वां सबसे बड़ा निवेशक है जापान। जापान ने 2000 के बाद से 36.2 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का समग्र निवेश किया है। निवेश खासतौर से मोटर वाहन पर हुआ, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के डिजाइन पर हुआ, निर्माण पर हुआ, चिकित्सा उपकरण, उपभोक्ता सामान, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण और रसायनों के क्षेत्र में हुआ है। जापान के बारे में तथ्य ध्यान रखना है। राजधानी भैया टोक्यो है, जापानी येन है मुद्रा इसकी, और प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा नाम है इनका। ठीक है। इसरो ने 2 अन्य उपग्रहों के साथ पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। देख लेते हैं। इसरो ने 2 अन्य उपग्रहों के साथ पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। किसने किया? इसरो ने किया है। तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है EOS-4। प्रमुख बिंदु देख लें तो भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-52 का नाम याद रखना ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SAR श्रीहरिकोटा से
529 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक इच्छित सूर्यतुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 को सफलतापूर्वक अंतःक्षेपित किया है। किसने किया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार से हुआ है, 529 किलोमीटर ऊंचाई पर हुआ है। किसने किया? PSLV C-52 ने किया है। किसको किया? EOS-04, जो कि एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ठीक है, यह जो है एक रडार इमेजिंग उपग्रह है। कृषि, वानिकी, वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी, जल विज्ञान, बाढ़ मानचित्रण जैसे अनुप्रयोगों के लिए सभी मौसम की स्थिति में उच्च गुणवत्ता वाली छवियां प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया इसको। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो PSLV C-52 है ना, इसने 2 छोटे उपग्रह भी रखे। उनमें से एक है छात्र उपग्रह इंस्पायर सैट 1, जिसे कोलोराडो विश्वविद्यालय में वायुमंडलीय अंतरिक्ष भौतिकी की प्रयोगशाला के सहयोग से भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित किया गया। और दूसरा है इसरो का प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उपग्रह INS-2TD, जो भारत भूटान संयुक्त उपग्रह INS-2B का अग्रदूत है। ये दोनों उपग्रह हैं भाई, याद रखना, छोटे वाले। नोट के रूप में याद रखना, पिछले साल लॉन्च किए गए EOS-03 मिशन की विफलता के बाद PSLV का यह पहला प्रक्षेपण था। 22 के पहले प्रक्षेपण ने इस साल 18 अन्य मिशनों को संचालित करने की इसरो की योजना को गति प्रदान की, जिसमें चंद्रमा पर चंद्रयान 3 का हाई प्रोफाइल लॉन्च और देश के गगनयान मिशन का बहुप्रतीक्षित अनक्रूड लॉन्च शामिल है। ठीक है, इस्माइल योजना। इस्माइल योजना क्या है भाई? याद रखना, केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना इस्माइल आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता को शुरू किया है। इस्माइल की 2 उप योजनाएं भी हैं। कौन सी? ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास की केंद्रीय योजना और भिक्षुकों के व्यापक पुनर्वास की केंद्रीय क्षेत्रीय योजना। ट्रांसजेंडर समुदाय भिक्षुकों के लिए व्यापक कल्याण पुनर्वास के उपाय प्रदान करती है। मंत्रालय ने 2021-22 से 25-26 तक इस योजना के लिए 365 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास की केंद्रीय योजना के बारे में देखते हैं। इसकी उपयोजना ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास की केंद्रीय योजना में विभिन्न घटक शामिल हैं। यह 9वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे ट्रांसजेंडर छात्रों को स्नातकोत्तर तक छात्रवृत्ति मिलेगी, जिससे उन्हें अपनी शिक्षा को पूरे करने में सक्षम बनाया जा सके। इसमें प्रधानमंत्री दक्ष योजना के तहत, याद रखना, कौशल विकास आजीविका के भी प्रावधान शामिल हैं। फिर यह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ सम्मेलन में समग्र शिक्षा स्वास्थ्य के जरिए यह चयनित अस्पतालों में जेंडर रीअफर्मेशन सर्जरी के लिए व्यापक पैकेज प्रदान करता है। ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के काम में लगे लोगों के लिए गरिमागृह के रूप में आवास सुविधा, भोजन, कपड़े, मनोरंजन की सुविधाएं, कौशल विकास के अवसर, चिकित्सा सहायता, ये सब सुनिश्चित करती है। इसमें हर एक राज्य में ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ का प्रावधान भी किया गया है। अपराधों के मामलों की निगरानी करेगा ये, और समय पर अपराधों को पंजीकरण, जांच और अभियोजन भी सुनिश्चित करेगा। तो भिक्षुकों के लिए कि व्यापक पुनर्वास की केंद्रीय क्षेत्र योजना क्या भी? भिक्षुकों का व्यापक पुनर्वास सर्वेक्षण, पहचान, जुटाव, बचाव, आश्रय गृह, व्यापक पुनर्वास पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी। 10 शहर दिल्ली हैं, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, अहमदाबाद में व्यापक पुनर्वास से संबंधित प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग और UNDP भारत ने कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप का शुभारंभ किया भाई। ठीक है, तीनों ने किया है। तो कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप क्या है? इस फेलोशिप को प्री इंक्यूबेशन मॉडल के रूप में विकसित किया गया है, जो युवाओं को सामुदायिक मुद्दों को हल करने के लिए सतत विकास लक्ष्य आधारित समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने सामाजिक उद्यम स्थापित करने का अवसर प्रदान करेगी। 1 साल के बाद तक चलने वाला गहन फेलोशिप कार्यक्रम होगा। ये सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर ध्यान दिए बिना महत्वाकांक्षी समुदाय नव प्रवर्तक के लिए तैयार किया गया है। इसकी अवधि के दौरान प्रत्येक फेलोशिप को अटल नवाचार मिशन के किसी अटल समुदाय नवाचार केंद्र से संबद्ध किया जाएगा। किसी शब्द याद रखना, जो अपने आइडिया पर काम करते हुए SDG जागरूकता, उद्यमशीलता कौशल, जीवन कौशल प्राप्त करेगा। ठीक है, अटल समुदाय नवाचार केंद्र क्या है भाई? ACIC की स्थापना देश के कम विकसित क्षेत्रों में स्टार्टअप और नवाचार इकोसिस्टम को विकसित करने पर ध्यान देने की साथ की गई है। वर्तमान में देश के 9 राज्यों में, याद रखना 12 हैं,
देश में ऐसे 50 केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है। पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, केंद्र सरकार ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 21-22 से 25-26 तक कितना रुपया, याद रखना ये है 26,275 करोड़ रुपया। ठीक है। पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की अम्ब्रेला योजना में सभी प्रासंगिक उपयोजनाएं शामिल होंगी जो आधुनिकीकरण और सुधार में योगदान करती हैं। इसके तहत आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, पुलिस द्वारा आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने, मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता, देश में एक मजबूत फोरेंसिक व्यवस्था विकसित करके आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसकी विशेषता क्या है भाई कि आधुनिकीकरण की जो योजना है ये केंद्रीय परिव्यय के रूप में 4846 करोड़ रुपए निर्धारित की गई। फोरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण के लिए 2080.50 करोड़ रुपए। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, उग्रवाद प्रभावित पूर्वोत्तर राज्य, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए 18,839 करोड़ रुपए का केंद्रीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। 50 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए राज्यों के शासित प्रदेशों को सहायता को जारी किए रखा गया है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। INCOIS द्वारा तैयार किया गया तटीय सुभेद्यता सूचकांक, क्या इसमें चर्चा में रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने राज्य स्तर पर पूरे भारतीय तट के लिए तटीय सुभेद्यता मूल्यांकन किया है, जिससे तटीय सुभेद्यता सूचकांक तैयार करने के लिए 1:1,00,000 पैमानों पर 156 मानचित्रों वाला एक एटलस लाया जा सके। तो तटीय सुभेद्यता सूचकांक है क्या? ये नक्शे भारतीय तट के लिए भौतिक भूवैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर भविष्य के समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण तटीय जोखिमों का निर्धारण करते हैं। CBI सापेक्ष जोखिम का उपयोग करता है कि समुद्र के स्तर में वृद्धि के रूप में भौतिक परिवर्तन होंगे, जैसे मापदंडों के आधार पर मात्रा निर्धारित की जाती है। टाइडल रेंज, लहर की ऊंचाई, तटीय ढलान, तटीय ऊंचाई, तटरेखा परिवर्तन दर, भूआकृति विज्ञान और सापेक्ष समुद्र स्तर परिवर्तन की ऐतिहासिक दर। तटीय आपदा प्रबंधन और लचीला तटीय समुदायों के निर्माण के लिए तटीय सुभेद्यता मूल्यांकन उपयोगी जानकारी हो सकती है। तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र क्या है? INCOIS जो भारत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। समर्पित महासागर मॉडलिंग, अवलोकन, गणना सुविधाएं, समुद्री डेटा केंद्र के माध्यम से संभावित मत्स्य पालन केंद्र, महासागर राज्य पूर्वानुमान, सुनामी प्रारंभिक चेतावनी, तूफान वृद्धि प्रारंभिक चेतावनी, उच्च लहर अलर्ट इत्यादि पर अलर्ट जारी करता है। ठीक है। नोट के रूप में याद रखना है कि भारत की जो तटरेखा है 7516 किलोमीटर लंबी है, 6100 किलोमीटर की मुख्य भूमि की तटरेखा है और 13 राज्यों के शासित प्रदेशों को छूने वाली 1197 किलोमीटर भारतीय द्वीपों की तटरेखा है। ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है सब। एक्सीलरेटर विज्ञान योजना क्या भाई? एक्सीलरेट विज्ञान योजना देख लेते हैं। विज्ञान इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड संसद के लिए एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित एक संवैधानिक निकाय ने अभ्यास के अंतर्गत जो एक एक्सीलरेट विज्ञान योजना का प्रोग्राम है, ग्रीष्मकालीन सत्र के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। हाल ही में एक अधिसूचना में ग्रीष्मकालीन सत्र मई 2022 से जुलाई 2022 के लिए कार्यशाला और वृत्तिका के घटकों के तहत आवेदन के लिए कॉल 28 फरवरी 2022 तक बढ़ा दी गई है। प्रमुख बिंदु देख लें। एक्सीलरेट विज्ञान योजना क्या है भाई? यह उच्च अंत वैज्ञानिक अनुसंधान को बहुत आगे ले जाने और एक वैज्ञानिक कार्यबल तैयार करने का प्रयास करता है जो अनुसंधान कैरियर ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में उद्यम कर सकता है। इसके अलावा AB का लक्ष्य देश में अनुसंधान आधार का विस्तार करना है, जिसमें 3 व्यापक लक्ष्य हैं। कौन कौन से? एक तो भैया सभी वैज्ञानिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समेकन, एकत्रीकरण, उच्च अंत अभिविन्यास कार्यशालाएं शुरू करना और प्रशिक्षण तथा कौशल इंटर्नशिप के अवसर पैदा करना। अभ्यास क्या है भाई? अभ्यास जो है AB योजना का एक कार्यक्रम है जो अपने 2 घटक कौन कौन से? उच्च अंत कार्यशाला और प्रशिक्षण कौशल इंटर्नशिप वृत्तिका के माध्यम से चयनित क्षेत्रों में समर्पित अनुसंधान कौशल विकसित करके संभावित स्नातकोत्तर PhD छात्रों को सक्षम और तैयार करके देश में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने का प्रयास है। ठीक है। यह उन शोधकर्ताओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिनके पास सीखने की क्षमता, सुविधाएं और संरचना तक पहुंचने के सीमित अवसर होते हैं। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रह
तो केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विज्ञान प्रौद्योगिकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में कहा कि 1975 से इसरो ने भारतीय मूल के कुल 129 उपग्रह 36 देशों के 342 विदेशी उपग्रह लॉन्च किए हैं, जिनमें से लगभग 39 उपग्रह वाणिज्यिक उपग्रह हैं और बाकी नैनो उपग्रह हैं। प्रमुख बिंदु देख लेंगे कि भारत के पास अंतरिक्ष में कुल 53 परिचालन उपग्रह हैं। इसमें से 21 संचार हैं, 8 नेविगेशन और 21 पृथ्वी अवलोकन, 3 विज्ञान उपग्रह हैं। उपग्रह समर्थित डेटा सेवाओं का उपयोग देश के विभिन्न क्षेत्रों के लाभ के लिए किया जा रहा है। इनमें टेलीविजन प्रसारण है, डायरेक्ट टू होम है, एटीएम है, मोबाइल संचार, टेली एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, मौसम पर सलाह, कीट संक्रमण, कृषि मौसम विज्ञान, संभावित मछली पकड़ने के क्षेत्र शामिल है इसमें। ठीक है, इसरो के बारे में देख लेते हैं क्या है। यह भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। यह अंतरिक्ष विभाग के तहत इस काम करता भाई। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। बेंगलुरु में मुख्यालय है। चेयरमैन है एस सोमनाथ। आगे देखते हैं। 4600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ PMKSY योजना मार्च 2026 तक बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना मार्च 2026 तक के लिए बढ़ाई गई। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कि ये योजना है क्या भाई। यह एक व्यापक पैकेज है जो फार्म गेट से रिटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगा। यह योजना खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देगी, लेकिन किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करने और रोजगार के और बड़े अवसर पैदा करने में मदद भी करेगी। मई 2017 में केंद्र ने 6000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ संपदा, कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूह के लिए विकास की योजना शुरू की थी। कब? 2017 मई में। अगस्त 2017 में इस योजना का नाम बदल दिया गया। नाम रखा गया क्या? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। एक अम्ब्रेला योजना है भाई, याद रखना। मंत्रालय, जिसमें मंत्रालय की चल रही योजनाओं और जैसे एकीकृत कोल्ड चेन, वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड प्रोसेस का निर्माण विस्तार शामिल है इसमें। तो नई रोशनी योजना क्या भाई, ये भी देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राज्यसभा को सूचित किया कि सरकार ने पिछले 3 साल यानी 18-19 से 20-21 के दौरान नई रोशनी योजना के अंतर्गत 26 करोड़ रुपए मंजूर किए, जिसके माध्यम से लगभग 1 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित भी किया गया है। ठीक है, तो ये योजना है क्या, इसमें देख लेते हैं। नई रोशनी योजना क्या भाई, तो इसमें भाई ध्यान ये रखना है कि यह योजना जो है 18 से 65 वर्ष की आयु वर्ग में अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 18 से 65 वर्ष, ध्यान रखना, अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए। इसका उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए ज्ञान, उपकरण, तकनीक प्रदान करके महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें आत्मविश्वास बढ़ाना है। ये शुरू कब हुई थी? ये शुरू हुई थी 12-13 में। प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिलाओं के कानून अधिकार, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, स्वच्छ भारत, जीवन कौशल, सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन की वकालत आदि महिलाओं के लिए कार्यक्रम शामिल हुए हैं। अल्पसंख्यक महिलाओं से संबंधित अन्य योजनाएं भी हैं। कौन सी देख लेते हैं। बेगम हजरत महल गर्ल्स स्कॉलरशिप, गरीब नवाज रोजगार योजना, सीखो और कमाओ, उस्ताद विकास के लिए पारंपरिक कला शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन, नई मंजिल। तो ये सारी योजनाएं हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक महिलाओं से संबंधित। ठीक है, ये भी हमने देख ही लिया है। 100 शुल्कों के लिए केंद्र का प्रस्ताव। ठीक है ना। चलिए, ये थोड़ा देखें भारत के सौर क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है। इसमें से प्रश्न हो सकता है पूछा जाए कि भारत के पास विश्व की चौथी सबसे बड़ी पवन ऊर्जा क्षमता है। भारत के पास 30 नवंबर 2021 तक देश की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 150.54 गीगावाट, जबकि इसकी परमाणु ऊर्जा आधारित स्थापित बिजली क्षमता है 6.78 गीगावाट। संबंधित पहलों के बारे में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, PM कुसुम, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति, रूफ
टॉप सोलर प्रोग्राम फेज 2, हाइड्रोजन आधारित ईंधन सेल वाहन, राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति 2018, ये सब योजनाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला देख लेते हैं। यही देख के बस फिर वीडियो रोक देंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। ठीक है, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला क्या भी केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 22-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला की घोषणा की। पर्वतमाला नाम याद रखना है क्या ये। इस योजना को सरकारी निजी भागीदारी पीपी आधार पर लिया जाएगा, जो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के स्थान पर पारिस्थितिक रूप से स्थायी विकल्प होगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के अलावा यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी सुविधा में सुधार करने का विचार है। इसमें भीड़ भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों को भी शामिल किया जा सकता है, जहां पारंपरिक, याद रखना ये वाला पॉइंट, भीड़ भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों को भी शामिल किया जा सकता है जहां पारंपरिक सामान्य परिवहन प्रणाली संभव नहीं हो। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 22-23 में 60 किलोमीटर दूरी के लिए 8 रोपवे परियोजनाओं के ठेके दिए जाएंगे। यह परियोजना वर्तमान में, ध्यान रखना, उत्तराखंड भैया, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, अन्य पूर्वोत्तर राज्यों जैसे क्षेत्रों में शुरू की जा रही है। ठीक है, कहाँ कहाँ हो रही है ये भी ध्यान रखना, नोट के रूप में याद रखना कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की पहचान अब तक देश भर में राजमार्गों के विकास पर सड़क परिवहन क्षेत्र को विनियमित करने के लिए रही है। सड़कें विकास थे तो हालांकि फरवरी 21 में भारत सरकार व्यवसाय का आवंटन नियम 1961 में संशोधन किया, जो मंत्रालय को रोपवे और वैकल्पिक परिवहन के विकास की देखभाल करने में सक्षम बनाता है। तो उत्तराखंड के साथ समझौता ज्ञापन हुआ है। इसमें क्या है कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय देश में रोपवे के विकास के लिए मेसर्स, नाम याद रखना, मेसर्स मैकिन्से एंड कंपनी द्वारा किए गए एक अध्ययन की शुरुआत की। अध्ययन ने सुझाव दिया कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारतमाला कार्यक्रम के समान ही पर्वतमाला नामक राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम शुरू कर सकता है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने उत्तराखंड राज्य में रोपवे के विकास के लिए सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम यहाँ से शुरुआत करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, नहीं तो वो फिर देखने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे और अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।